नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखे होंगे। बच्चों, हम लोग प्रश्नोत्तरी लगातार कर रहे हैं। जैसा कि हम आप लोगों से पहले ही बता चुके हैं कि व्याकरण के भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम लोग व्याकरण थोड़ा सा कठिन होता है, व्याकरण की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान नहीं जाता, हम काव्य की तरफ ज़्यादा रुझान जाता है, गद्य भी कम पढ़ते हैं। लेकिन जितना महत्व काव्य के प्रश्नों का है उतना ही महत्व व्याकरण के प्रश्नों का है, तो हमको व्याकरण भी साथ साथ पढ़ते चलना है, ये भी आते हैं। तो आइए आज हम लोग जो है अगले प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। प्रश्नोत्तरी नंबर 6। प्रश्नोत्तरी नंबर प्रश्नोत्तरी संख्या 6 होगी, शायद 7 है। प्रश्नोत्तरी संख्या 7 है। तो आज हम प्रश्नोत्तरी संख्या 7 को पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? हम जब संधि पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो शायद इसको हमने पढ़ाया था, और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे यशोदा यानी जो होता है यहाँ यशः धन दा, यशः धन दा बराबर यशोदा होता है। तो ये विसर्ग है लगा हुआ है, इसका मतलब विसर्ग संधि। दूसरा प्रश्न हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद क्या है? अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हम लोग जानते हैं अनु धन छेद, जब दोनों को जोड़ते हैं उ और ए, तो यहाँ जो है नियम के आधार पर आधे चा का आगम हो जाता है, तो अनुच्छेद हो जाता है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में आप लोग फंसते हो। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? हम लोग जानते हैं, हम लोग वर्णमाला को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वर्णमाला है क्या आएगा, लेकिन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। अब देखिए, आप लोग द्विगुण व्यंजन हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, का से मा तक स्पष्ट व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन सब पढ़ते हैं। लेकिन द्विगुण व्यंजन हमारे जो होते हैं वो दो होते हैं, डा और ढा। इनमें जो है बिंदी लगा करके इनके अर्थों को बदला जा, इनके भाव को बदला जा सकता है, बोलने के भाव को बदला जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रा। ये रा वर्ण जो है, रा कैसा वर्ण है? ये रा कैसा वर्ण है? प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन ये रा जो है हम लोग पढ़े होंगे कि ये लुंठित वर्ण कहलाता है। जैसे हम लोग रा को बोलते हैं रा, तो रा एक बार बोले उसके बाद धीरे से आ गया ये लूढ़ा करके, तो इसको हम जो है लुंठित वर्ण कहते हैं, लुंठित वर्ण।
ये हमारा लुंठित वर्ण होता है। आइए हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। व्याकरण को अगर हम लोग बढ़िया से जान लिए तो निश्चित रूप से हमको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि व्याकरण बहुत फंसाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन। अगला हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न, कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे लीची, चीनी, चीकू। किस भाषा के शब्द हैं? किस भाषा के शब्द हैं? अब जरा हम देखें, रोज प्रयोग कर रहे हैं लीची को, चीनी को, चीकू को रोज प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं जानते हैं कि ये किस भाषा के शब्द हैं। तो उत्तर होगा इसका चीनी भाषा। जो चीन में बोली जाती है चीनी भाषा, चीनी भाषा का ही शब्द है चाय। चाय भी चीनी भाषा का ही शब्द है। यानी लीची, चीनी, चीकू और चाय ये सभी क्या हैं? चीनी भाषा के शब्द हैं। अगला हम देखते हैं, लड़ना में आई प्रत्यय। आप लोग जानते हैं कि कोई शब्द बनाने में उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लग करके उनके अर्थ को बदल देता है, और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, उसमें भी अर्थ में परिवर्तन लाता है। उसको जो है भाववाचक संज्ञाओं में बदल देता है, कर्तृवाचक संज्ञाओं में बदलता है। तो लड़ना में आए प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? अब आप लोग देखें, ये लड़ना है, लड़ना में आई जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा लड़ाई हो जाएगा। ये आपका भाववाचक संज्ञा बन गया। ये आपका भाववाचक बन गया। और भी हम देखने की कोशिश करते हैं। हम गांव में बोलते हैं, भाषाओं को बोलते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि ये भाषा कैसी है। जैसे हम लोग रिक्शा बोलते हैं, रिक्शा देखते हैं, रिक्शा बोलते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं। गमला बोलते हैं, रूसी भाषा के शब्द हैं ये। जैसे अगला प्रश्न आपका है, घोर शब्द का पर्यायवाची। घोर शब्द किसका घोर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? हम लोग जानते हैं घोर यानी जिसको हम लोग पशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पशु का है। अगला हम लोग देखते हैं, हवन में जलने वाली
लकड़ी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हवन में लकड़ी जो जलती है, जिसे हम हवन करते हैं, उस लकड़ी को हम क्या कहते हैं? तो आप लोग समझें कि ये जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। ये वाक्यांश हमारा हवन में जलने वाली लकड़ी, हवन में जलने वाली लकड़ी, ये हमारा वाक्यांश है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक शब्द में इसे बोलते हैं समिधा। क्या बोलते हैं? समिधा। अगला प्रश्न है, ऊधव मोहि व्रज विसरत नाही, विसरत नाही। ऊधव मोहि व्रज विसरत नाही, एक पंक्ति दी गई है। इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा रस है? कौन सा रस है? अब देखिए, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सता की पावन कगरी और कुंजन की छाई। यानी गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के वियोग में जो है यहाँ पर जो चले, मतलब श्री कृष्ण चले गए, गोकुला से मथुरा चले गए, तो उद्धव जी संदेशा लेकर के आए। तो गोपियां जो है उनको संदेशा अपना बता रही हैं और कह रहे हैं कि ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही। तो यहाँ जो है श्रृंगार रस है, लेकिन कौन सा श्रृंगार रस है? वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पहुंचा दें दूर दूर तक लोगों के पास, और निश्चित रूप से आप लोगों को इससे बल मिलेगा। इन छोटे छोटे प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये फायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।